दिनेश को दिया है मैंने, ठीक है बेटा। हाँ सर, चालू कर दिया रिकॉर्डिंग। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, ये इस तरह का कोई वायर हो सकता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से आई। इसका एक छोटा सा सेगमेंट कंसिडर करता हूं ऑफ लेंथ dl, और मैग्नेटिक फील्ड है v इनटू द प्लेन। तो देखो, वैसे ये करंट कैरिंग वायर जो होता है, ये होता तो न्यूट्रल ही है ना। करंट कैरिंग वायर्स आर जनरली न्यूट्रल। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, बस प्रोटॉन्स क्या है, रेस्ट में है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बच्चों। करंट अगर ऊपर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वायर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और उनकी एवरेज स्पीड क्या है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो उनकी एवरेज वेलोसिटी। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अच्छा, हमने फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज देखा हुआ है। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज क्यू वी क्रॉस। तो इसी फॉर्मूले से मैं क्या है, इस डीएल लेंथ के एलिमेंट पे फोर्स कैलकुलेट करता हूँ। उस फोर्स को डीएफ नाम दे। तो उस इतने से एलिमेंट में कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, n मल्टीप्लाइड बाई ए डी एल, वेर n क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डीएल क्या है, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो एन ए डी एल, ए डी एल वॉल्यूम हो गया, और उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है बेटे, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस। तो ये इस डीएल लेंथ के एलिमेंट में कितने चार्ज पार्टिकल हैं वो मिल गए। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो वी डी वेक्टर, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट में ले लूंगा किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के। एक फॉर्मूला हमें और पता होना चाहिए कि करंट को मैं एन ए ई वी डी ऐसा लिख सकता हूँ। तो एन ए ई वी डी, ये मिलकर के क्या हो जाएगा, करंट। ठीक है, और माइनस साइन लगा हुआ है। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर नीचे की तरफ है, तो करंट ऊपर की तरफ होगा ही, सही है ना। तो नेगेटिव बी डी वेक्टर अपने आप मेरे को ऊपर की तरफ एक वेक्टर दे देगा, और डीएल से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, एक्स्ट्रा डीएल और है, तो इन सबको कंबाइन करके मैं एक वेक्टर का नाम दे देता हूँ ऐसा। एक नया वेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ, आइडियल वेक्टर, है ना।
नया तो क्या है, बैट्स लॉ में भी हमने इसको देखा था, करंट एलिमेंट वेक्टर, ये वेक्टर हो गया। डायरेक्शन इसकी क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग द लेंथ ऑफ द, तो ये डीएल लेंथ के एलिमेंट में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो फोर्स इतना लगेगा। आईडीएल वेक्टर को क्या नाम देते हैं बेटे, आईडीएल वेक्टर को कहते हैं करंट एलिमेंट वेक्टर। आईडीएल वेक्टर को बोलते हैं करंट एलिमेंट वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड तो करंट इंटू डीएल है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ, तो आईडीएल है ही सही है ना, उस तो मैं अलग से क्या लिखूं, वो दैट इज वेरी ऑब्वियस। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ, करंट इन द वायर and along the tangent to the, ये इस करंट एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन को। फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर मुझे लिखना तो लिखेंगे आई डी एल बी साइन थीटा। फिर व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर एंड वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर एंड वेक्टर, ये ऐसा है। देखो जैसे इसकी मदद से क्या है, अपन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ केसेस में पता करते हैं, जैसे मान लो कि अ, अच्छा एक बात और इसमें तुम समझो, पिछले पेज में ये तो एक डीएफ एलिमेंट पे आया, अगर टोटल फोर्स मुझे कैलकुलेट करना है किसी बड़े पे, तो बड़े वायर पे, तो इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। ध्यान दो, इंटीग्रेशन वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हर छोटे छोटे एलिमेंट पे जो फोर्स वेक्टर लग रहा है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। हाँ, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो ये जो फोर्स को हम इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल क्रॉस बी कर रहे हैं, इसमें से आई बाहर आ जाएगा और इसको हम इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर, जैसे अगर मान लो ऐसा कोई सेगमेंट है ना, तो अब इसमें डीएल वेक्टर्स किस तरह के होंगे, ये छोटे से पार्ट का डीएल वेक्टर ऐसा, फिर इतने से पार्ट का डीएल वेक्टर कुछ ऐसा, फिर इतने से पार्ट का डीएल वेक्टर कुछ ऐसा, ऐसे करते करते हमें ये पूरा सेगमेंट अगर कवर करने को कहा जाए
इस प्रकार के डीएल वेक्टर्स से मिलके बना। अब इस प्रकार के डीएल वेक्टर से मिलकर के बना हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन पूरे का क्या आ जाएगा, तो ये वाला वेक्टर है, ये एल वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन, तो आई एल क्रॉस, इस तरह से हम फोर्स को लिख सकते हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब क्या है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड curved wire can be replaced by a straight wire for calculation of force। और वो स्ट्रेट वायर कैसा होगा, कर्व्ड वायर के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा होगा, और अगर करंट ए से बी फ्लो कर रहा है, तो वो जो स्ट्रेट वायर में बनाऊंगा उसको उसमें भी बी पर ही हेड लगाऊंगा, है ना। डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस एक्स वाई एक्सिस पे क्या है, एक वायर रखा, ये ए बी सी डी एक वायर सेगमेंट है, जिसमें कि आई करंट फ्लो हो रहा है। और इसकी इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से दी हुई है, y इक्वल टू ए साइन पाई एक्स बाई एल, ऐसी इक्वेशन में दी। और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, उसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, बी उसका मैग्नीट्यूड है, यूनिफॉर्म, तो हमें पता लगाना है फाइंड फोर्स ऑन द वायर। तो इसको पता लगाने का क्या तरीका है बेटे, हम क्या करें, पहले तो ये ध्यान दें कि साहब वेक्टर भी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब कर्व्ड वायर को हम स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, और करंट देखो कहाँ जा रहा है, ए से डी तक जा रहा है ना, तो एडी वायर से अपन इसको रिप्लेस कर दें, तो आप देख सकते हो कि एक एडी वायर मैंने बना, और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। अब आई एल क्रॉस बी करें, तो एल क्रॉस बी जब आप करोगे, है ना, एल क्रॉस बी करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स,
और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर मेरे को लिखना है तो मैं लिख दूंगा करंट। अच्छा, इस वायर की लेंथ क्या लें? देखो भाई, हमें जो इक्वेशन दी हुई थी वो क्या दी हुई थी? पाई इक्वल टू ए साइन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, ये ए बी सी डी इस तरह का वायर था, है ना। अब अगर मुझे डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो फॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है ये पाई के बराबर हो जाना चाहिए। पाई एक्स बाई एल, दिस मस्ट बी इक्वल टू पाई। दैट मीन्स एक्स बराबर आ जाना चाहिए किसके? एल। तो इसका मतलब ये जो लेंथ एडी है दिस इज इक्वल टू एल। तो फोर्स कितना आ जाएगा बेटे हमारा? फोर्स हो जाएगा आई एल बी। लेंथ और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री। सर तो सर वो जो डी का कोऑर्डिनेट आपने लिखा हुआ है वो 12 लेंथ पे भी तो हो सकता है ना? नहीं, 12 लेंथ पे अगर होता तो 2 साइकिल कंप्लीट हो चुके होते ना बेटे। अरे हाँ 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 हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। इनफैक्ट ये 12 पे ही होगा, हाँ। है ना। क्योंकि यहाँ पर एंगल बनता है 0, ये वाला एंगल होता है पाई बाई 2, ये एंगल होता है पाई। दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो दिस शुड बी कितना बेटे? 2 पाई। यस यू आर करेक्ट। तो इसलिए x कितना आएगा? 12, राइट। तो ये जो AD लेंथ है, दिस AD लेंथ आल्सो कम्स आउट टू बी 12। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी बेटे? नीचे की तरफ। है ना, तो हमें यहाँ पर लगाना चाहिए -j। ठीक है। अच्छा, इसी में एक इंटरेस्टिंग केस बनता है कि दो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स हैं। और इनके बीच में सेपरेशन है d, और करंट फ्लो कर रहा है I1 एंड I2। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन दीज वायर्स। ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं कैलकुलेट कर रहा हूं I2, जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है उस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूं। मतलब 1 मीटर उसकी लंबाई पे कितना फोर्स लग रहा है। तो मैं क्या करूं, I2 का 1 मीटर लंबाई का लेंथ में कंसिडर कर लेता हूं। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड, जाहिर सी बात है, I1 प्रोड्यूस कर रहा है। I1 मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है? वो इनटू द प्लेन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो मैंने ये I2 कंसिडर किया हुआ है।
और I2 जहां पे स्थित है वहां पर I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लिखूं तो वो इनटू द प्लेन। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो I1 का मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन ये I2 लेंथ के वायर के अलग अलग जगह पर अगर अपन देखें तो अपन उसको यूनिफॉर्म ही मान सकते हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन में। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, आई एल बी I2 एल, एल को क्या लिखते हैं 1 मीटर इंटू बी। ये क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। I2 इंटू बी, ये तो 1 है। बी क्या है, जो वायर 1 ने प्रोड्यूस किया, क्योंकि वही सोर्स है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का। और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर डी डिस्टेंस पे कितना प्रोड्यूस करता है, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटे कितना, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई। अच्छा, ये फोर्स किस डायरेक्शन में आया बेटे, I2 पर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो IDL क्रॉस बी करो, तो DL वेक्टर से B वेक्टर की तरफ राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करो, तो ये माइनस आएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। अच्छा, अगर मैं I1 वाले वायर पे निकालता तो देखो I2 वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता बाहर की तरफ, और DL क्रॉस B अगर मैं करूं I1 के लिए तो उस पे फोर्स आता राइट साइड, अंदर की तरफ आएगा। है ना। तो बेसिकली क्या है, अच्छा वो राइट में आना ही चाहिए बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों के जो दोनों वायर्स के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन अपोजिट आएगी। एक बात ध्यान रखें कि अगर वायर्स में करंट सेम जा रहा, अगर वायर्स में करंट सेम जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। इफ करंट इन पैरेलल वायर्स is in same direction, then they attract each other। अगर करंट इनमें अपोजिट डायरेक्शन में होता, अगर करंट इनमें अपोजिट डायरेक्शन में होता तो फिर क्या होता भाई, फिर ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे I1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता अंदर की तरफ, और I2 पे अगर फोर्स फिर मेरे को लिखना है तो IDL क्रॉस B करते, फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाती बेटे, फोर्स की डायरेक्शन आ जाती आई I2 वाले वायर पे राइट साइड। और I1 की अगर मैं बात करूं तो उस जहां पे I1 में करंट हो रहा है, I2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, I2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा फिर से अंदर की तरफ वहां पर, और IL क्रॉस B करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी बेटे, फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी ऐसे बाहर की।
ये ऐसे फोर्स की डायरेक्शन। अच्छा, मान लो हमसे पूछ लिया जाए कि इन द अबव सिचुएशन calculate work done by external agent per unit length in increasing the separation between wires slowly from T to 2T। हमें वायर्स के बीच के सेपरेशन को क्या करना है, डी से बढ़ाते बढ़ाते 2D तक लेके जाना है, तो पर यूनिट लेंथ कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ध्यान दो बेटे, वर्क डन को हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस लिख देते हैं। जैसे जैसे वायर्स के बीच में सेपरेशन बढ़ता जाएगा, उनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, वो भी चेंज होता जाएगा। हम मान लेते हैं सेपरेशन कुछ जनरल एक्स है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख दें, तो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स, और dx कर दें। इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करो। इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या पुट करेंगे बच्चों? 0 से b। डी से लेके 2D तक। डी से 2D। भाई x क्या है? x इज सेपरेशन बिटवीन वायर्स। तो सर सेपरेशन, बेटे बोलो। सर ये आप पहले वाले केस के लिए कर रहे हैं जब अट्रैक्शन हो रहा है ना दोनों के बीच में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले वाले केस के लिए कर रहे हैं जब अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा बेटे, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन dx अपॉन x इज ln x, और लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो आप d से लेकर 2d तक, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई इंटू ln 2d माइनस ln d, तो ये आएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ln 2। ये ऐसा होगा। ये बात समझ में आती है भाई? दिस इज, अच्छा, दिस इज वर्क डन पर यूनिट लेंथ, राइट, क्योंकि इसकी जो यूनिट आएगी वो जूल पर मीटर आएगी। अच्छा, एक बात और है, देखो क्या है, हमने जो ये फोर्स का एक्सप्रेशन देखा है, म्यू नॉट I1 I2
divided by 2 pi t. This is basically force per unit length. देखो यहाँ से आपके लिए कभी भी अगर कोई एग्जामिनर आपसे पूछे ना कि म्यू नॉट की यूनिट्स पता करो या डायमेंशनल फॉर्मूला पता करो, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो बड़ी जल्दी आंसर देगा आपको। कैसे? यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको पता चल रहा है कि म्यू नॉट की जो एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। होगी कि नहीं बच्चों? न्यूटन मीटर पर एम्पीयर। देखो ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, न्यूटन पर मीटर, हाँ सर। और आरएचएस में लिखा हुआ है म्यू नॉट I1 I2 मतलब एम्पियर स्क्वायर और इधर मीटर। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है। अगर कोई हमसे बी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए, या एसआई यूनिट, वैसे बी की एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। टेस्ला। बिल्कुल सही बात है, आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। अच्छा, बी का कैसे निकालेंगे? फोर्स को लिखें क्यू वी बी, तो फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, तो बी की यूनिट्स क्या आ जाएगी, ऐसा यूनिट न्यूटन पर, अच्छा वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड लिखें तो कूलम पर सेकंड एम्पियर हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये बी की यूनिट ऐसी आ जाएगी। ना बेटा, देखो इसको इसको एक और तरह से भी तुम करिए, इन दोनों को आपस में एक और तरह से भी रिलेट कर सकते हैं। बी ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, है ना। देखो जरा, बी की यूनिट अपन ने देखी है एलएचएस में क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और आरएचएस में क्या है, म्यू नॉट क्या देखा है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, स्मॉल एन क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ, है ना, करंट पर मीटर, तो इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, एम्पियर, एम्पियर पर मीटर। और आई क्या है बेटे, आई इज करंट। एम्पियर। अच्छा, नंबर ऑफ, सॉरी, जो ये पूरी यूनिट आ गई, एन आई की पूरी यूनिट आ गई, है ना।
एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, तो नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट है नहीं, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स की तो यूनिट बेसिकली कुछ नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा, और आई को हम लिख देंगे एम्पियर, तो ये एम्पियर से एम्पियर कैंसिल होता है, हमें क्या मिलेगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, हालांकि इनको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, एंड ऑब्वियसली 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, 1 टेस्ला, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज नथिंग बट 1 टेस्ला। अच्छा, इसको एक तरीके से और याद रखा जाता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना, हम क्या करें, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मीटर मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूटन मीटर जूल हो जाता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर मीटर एम्पियर स्क्वायर, और इसी तरह से इसमें भी क्या कर सकते हैं, मीटर मीटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा जूल पर एम्पियर मीटर, ये है जूल पर मीटर एम्पियर स्क्वायर, ये है जूल पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर याद ना भी रहे तो कैसे पहुंचना है इन तक, ये मैंने सिखा दिया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ का ये एक्सप्रेशन यूज करो, है ना, उससे म्यू नॉट की वैल्यू फटाफट पता चल जाएगी, ठीक है। फो और ये मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है तो फोर्स को क्यूवी भी लिख लो, उससे मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा, या बी का पता लगाना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, फोर्स को आई एल बी भी लिख सकते हो, उससे भी बी का पता चल जाता, न्यूटन पर एम्पियर, ठीक है। तो ये इनके यूनिट्स में इस तरह का रिलेशन है, ऐसे अपन पता कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम आगे चले तो क्या बात है कि ये तो बात हुई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि फोर्स ऑन अ क्लोज्ड लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड will always be zero, है? भाई अगर यदि ऐसा कोई क्लोज लूप बना दिया, किसी भी शेप का बना, पूरा क्लोज हो, और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो जैसा कि हमने देखा था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है बेटे, आई एल क्रॉस बी। एल वेक्टर कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय जॉइनिंग एंड पॉइंट्स ऑफ दिस वायर, या एल वेक्टर बेसिकली क्या हुआ करता था, इंटीग्रल डीएल वेक्टर हुआ करता था। अब इसमें देखो, जब आप कई सारे स्मॉल सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इन सारे डीएल 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 का एडिशन 0 ही मिल जाएगा ना, नहीं बेटे, क्योंकि इनके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो नेट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर विल कम आउट टू बी 0। देखो, एक वेक्टर लॉ ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है ना, कि कई सारे वेक्टर्स अगर हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल करके हमने अरेंज किए हुए हैं, तो इन सारे वेक्टर्स का सम क्या होता है, इन सारे वेक्टर्स का सम होता है ये वाला वेक्टर, लेकिन
अगर ये वेक्टर्स मिल मिल करके एक क्लोज पॉलीगन ही बना लें तो फिर इनका समेशन विल बी 0। तो वही चीज यहाँ पे लागू होती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन अ क्लोज्ड लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, मतलब नेट फोर्स 0 आ रहा है बेटे, ऐसा नहीं है कि इस पे फोर्स लग रहा है, लेकिन इस तरह से लग रहा है कि नेट उसका 0 आ रहा है। जैसे मान लो इतना सा मैं पार्ट कंसिडर करता तो उस पार्ट पे तो फोर्स कैसे लग रहा होता, आई डीएल क्रॉस बी करो ऐसे अंदर की तरफ। यहाँ पे कोई छोटा सा पार्ट कंसिडर करो, उस पे फोर्स कैसे आता, उस पे फोर्स इधर आता। यहाँ पे कोई छोटा सा हिस्सा मैंने कंसिडर किया, उस पे फोर्स इधर आता, यहाँ वाले हिस्से पर इधर। तो ये नेट 0 हो जाए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो हमें कहा जाए कि एक हमारे पास स्क्वायर लूप है जिसकी रेडियस जो है वो हमें दी हुई है कितनी, ए उसकी रेडियस हमको दी गई है। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ। अच्छा, इस वायर पे टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा बच्चों? व्हाट विल बी द टोटल फोर्स ऑन दिस वायर? नेट फोर्स 0 होगा सर। नेट फोर्स 0 है ना, बिल्कुल सही बात है, नेट फोर्स इसमें क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन इसमें ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टेंशन डेवलप्ड इन द, फाइंड द टेंशन डेवलप्ड इन द। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी पता करना है कि if Young's modulus is y, area of cross section is s, then find elongation in the, then find elongation in the। अब देखो बेटे, इस वायर के अगर मैं
छोटे छोटे सेगमेंट्स कंसिडर करो, तो उन सेगमेंट्स पे जो लगने वाले फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है वो जरा देखो। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ऐसे हर छोटे सेगमेंट पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। अब यदि ऐसा है तो हम क्या करें, इसका छोटा सा एक सेगमेंट कंसिडर कर लेते हैं जो कि एंगल सबटेंड कर रहा है कितना, थीटा, डी थीटा। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बेटे, विच सबटेंड्स एन एंगल डी थीटा एट द सेंटर। अब इस एलिमेंट पे फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटे, उस फोर्स को मैं लिख सकता हूँ करंट इनटू इस सेगमेंट की लेंथ विच इज आर डी थीटा इनटू बी, ऐसा उस फोर्स को लिख सकता हूँ। और ये अगर ये वाला सेगमेंट देखो है तो इक्विलिब्रियम में कहीं मूव तो नहीं कर रहा ना ये, तो ये इक्विलिब्रियम में कैसे है कि जो रिमेनिंग वायर है वो इस पर फोर्स लगा रहा होगा, और वो जो इंटरनल फोर्स लग रहा होगा वही टेंशन फोर्स ही होता है। तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, अलोंग द टेंजेंट, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में। यहाँ पर भी वो फोर्स कुछ इस तरह, उसको क्या कहेंगे, टेंशन फोर्स। अब ध्यान दो कि मैं ये वाला जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में इस टेंशन को भी रिजॉल्व कर लेता हूँ। अब वो लगभग एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में ही लग रहा होगा ये वाला फोर्स, ये हाफ एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई टू। तो ये जो एंगल बन रहा है ये भी हो जाएगा डी थीटा बाई टू, और यहाँ जो एंगल बन रहा है ये हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाई। तो टेंशन का जो अंदर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा बेटे वो आ जाएगा कितना, टी कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई टू, मतलब टी साइन डी थीटा बाई, और ये भी है 90 माइनस डी थीटा बाई टू, तो इसका भी जो अंदर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, टी साइन डी थीटा बाई। ये दोनों टी साइन डी थीटा बाई टू जो है ये मिलकर के इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहे हो। तो हम लिख सकते हैं आई आर बी इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा बाई, एंड सिंस थीटा इज स्मॉल साइन डी थीटा बाई टू को डी थीटा बाई टू ही लिख सकते हैं। आई आर बी इंटू डी थीटा इज 2t डी थीटा बाई टू,
अच्छा, इसकी रेडियस हमने ए दी दी हुई थी क्वेश्चन में, राइट? तो आर की जगह आप ए लिख लो। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होता है, तो यहाँ से पूरे से टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई ए, ये वैल्यू टेंशन दबाया, ठीक है। जब एक बार टेंशन आ गई तो हम यंग्स मॉडुलस की इक्वेशन लगा दें। यंग्स मॉडुलस इज रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ से मिल जाएगा y डेल्टा एल बाय एल is equal to restoring force upon area. That means y delta l by l. l क्या है? पूरे सेगमेंट की लेंथ, तो वो इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी 2 पाई a इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, उसको आई ए बी लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है? इस वायर के क्रॉस सेक्शन का एरिया। मतलब देखो, इस वायर की भी कुछ तो थिकनेस होगी ना, तो उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है? वो एस दिया। तो डेल्टा एल की क्या वैल्यू है? 2 पाई आई ए स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाय वाई एस। 2 पाई आई ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय वाई एस, ये डेल्टा एल की वैल्यू इतनी। सर ओके, सर वो एल वाला पार्ट इसमें समझा नहीं कि वो 2 पाई कैसे लिख लिया, क्योंकि हम लोग तो अभी तक डीएल एलिमेंट के लिए देख रहे थे ना, फोर्स कैसा रहेगा। हाँ, तो वो तो सब पे उतना ही लगेगा ना बेटे। ये जो टेंशन है, ये तो हर पार्ट ऑफ द वायर में सेम ही रहेगी ना। हाँ हर हर क्रॉस सेक्शन पे टेंशन टी है, राइट? तो हाँ पूरे 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 पूरी जो लेंथ है इसकी, उसमें टेंशन टी ही तो हाँ सर, समझे। है ना? तो और मुझे यही पता करना है कि ओवरऑल कितना इलोंगेट हो गया। मतलब दो सिचुएशंस हैं। मान लो कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो ये कुछ इस तरह से रखा हुआ था। अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हमने अप्लाई किया, बाहर की तरफ फोर्स लगा, तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो क्या होगा? ये इलोंगेट तो होगा ही होगा, है ना? कुछ ऐसा हो जाएगा, ये चारों तरफ से बढ़ करके थोड़ा इलोंगेट। ये बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ सर। तो वही टोटल कितना लेंथ में चेंज आया है ना? टोटल लेंथ में कितना चेंज आया, तो ओरिजिनल लेंथ आपको क्या रखनी पड़ेगी? इसकी सरकमफेरेंस के बराबर ही रखनी पड़ेगी ना। हाँ सर। तभी तो मेरे को टोटल ओवरऑल लेंथ में चेंज पता चले। सर हम्म। सर ये जो इलोंगेशन हमने निकाला है वो वायर के वजह से ही, वायर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी से निकाला है। नहीं 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 नहीं, वायर की वजह से नहीं। ये जो बी है वो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बेटे। खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद थोड़ी फोर्स लगाएगा वो, ठीक है। ये बी क्या है? दिस इज सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये करंट कैरिंग जो लूप होता है, सर्कुलर लूप, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये ठीक है सर। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना। कोई भी वायर खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके खुद ही उस पर फोर्स नहीं लगा पाता, ऐसा नहीं होता। जब अपन फोर्स को लिखते हैं आई एल बी, आई अगर किसी लूप में करंट है तो बी इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सम अदर सोर्सेस, कोई एक्सटर्नल। और देखो, और एक सवाल है। ये समझ में आ गया ना? हाँ सर।
नाउ लुक एट दिस, कुछ ऐसा क्वेश्चन। We have a loop like this, ठीक है, और ये ऐसे रखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड। इसका रेडियस है a and center is at p, 0, 0, और हमें दिया हुआ है there exists a magnetic field of magnitude p0, but in radially outward direction. हमें पता करना है find the force acting on the loop shown in figure। इस लूप में से फोर्स करंट फ्लो कर रहा है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा। करंट मान लो कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ से करंट ऐसे अंदर जाता है, फिर इधर से नीचे जाता है आई, फिर इधर से करंट बाहर आता है और इस तरह से। तो ये लूप वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, लूप इज पैरेलल टू वाई जेड। अरे सबसे पहले तो तुम मैग्नेटिक फील्ड को समझो, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटे। जैसे इस वाले पॉइंट पर लिखना है मेरे को मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नीट्यूड तो उसका बी नॉट ही है, लेकिन डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, मतलब ऐसा इधर लिखना है, तो मैग्नीट्यूड तो बी नॉट है लेकिन डायरेक्शन रेडियली, यहाँ पे लिखना है तो डायरेक्शन यहाँ पे लिखना है तो कुछ इस तरह। हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अब कैसे लिखेंगे भाई, क्या इसको हम बोल सकते हैं फोर्स जीरो होगा इस लूप पे? नहीं सर, बी यूनिफॉर्म नहीं, उसका डायरेक्शन चेंज होता है। बिल्कुल सही बात है ना, बी इस ऐसे बी को यूनिफॉर्म नहीं बोलते, डायरेक्शन बदल जाए तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो फोर्स निश्चित तौर पे जीरो तो नहीं होगा, कितना होगा इसको ट्राई करो जरा, कैसे ट्राई करोगे, थोड़ा 1-2 मिनट कोशिश करो।
अच्छा देखो बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इस जहां पे ये लूप रखा हुआ है ना, उस जगह पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखूं, तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, सारे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स मिलकर के एक कोन बना रहे होंगे क्या? हाँ सर। यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, है ना? इधर मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तो वो कुछ ऐसा होगा, हर वो मिलकर के कोन बना रहे होंगे, है ना? और उस कोन का जो ये जो सेमी वर्टिकल एंगल बनेगा, इस एंगल को अगर हम कहें थीटा, तो ये थीटा एंगल कितना आएगा बच्चों? देखो रेडियस इसकी ए है, tan इनवर्स a by d। tan इनवर्स ए बाई डी, बिल्कुल सही बात है ना? अब देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी जगह पर, उसको हम उसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक, ये जो लूप की एक्सिस है यानी कि एक्स एक्सिस, उसके पैरेलल, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो पैरेलल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? बी नॉट कॉस थीटा। और एक कौन सा? लूप के पैरेलल, लूप के प्लेन के पैरेलल, तो वो हो जाएगा कौन सा बेटे? बी नॉट साइन थीटा। एक लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट इज बी नॉट कॉस थीटा। एक लूप के प्लेन के पैरेलल, दैट इज बी नॉट साइन थीटा। एंड दिस विल बी द स्टोरी एवरीवेयर, हर जगह पर क्या होगा, एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा बी नॉट साइन थीटा, एक ऐसे आ जाएगा बी नॉट कॉस थीटा। सर यहाँ हाँ बेटे, सर जो dl वेक्टर है और b वेक्टर है, जो दोनों परपेंडिकुलर हो गए ना? डीएल वेक्टर और बी वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, यस बेटे। हाँ ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, इसको हम यहां से देखें, लेट अस लुक एट दिस सिचुएशन फ्रॉम एन ऑब्जर्वर जो कि कुछ इस जगह पर सिचुएटेड है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है इसको, तो इसको कैसा लगेगा? पहली बात तो इसको लगेगा कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना? ऐसे फ्लो हो रहा है ना करंट, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे बैठा वाले ऑब्जर्वर को लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। दूसरा, इसको लगेगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, जैसे इसकी तरफ आते हुए है ना, ऑब्जर्वर की तरफ आते हुए है मैग्नेटिक फील्ड का बी नॉट कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ, ठीक है बेटे, वो है बी नॉट कॉस थीटा। और एक मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस लूप में के प्लेन के पैरेलल, विच इज बी नॉट साइन थीटा। कुछ इस तरह से। अब ध्यान दो कि ये जो cos थीटा वाला जो कंपोनेंट अपन लिख रहे हैं ना, जो कि क्या उस बी नॉट cos थीटा वाले कंपोनेंट को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की तरह से मान सकते हैं?
इस फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, फोर्स ड्यू टू बी नॉट कॉस थीटा प्लस फोर्स ड्यू टू बी नॉट साइन थीटा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये बी नॉट कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से फोर्स जीरो हो जाएगा? बी नॉट कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। देखो जैसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो डीएल क्रॉस बी करोगे तो इसकी वजह से फोर्स अंदर आ जाएगा, है ना। बी नॉट कॉस थीटा की वजह से खाली मैं देख रहा हूँ, तो अगले पेज पे देख सकते हो तुम इसको। दो फील्ड हो गए, एक हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, वो कैसा हो गया बेटे? वो हो गया बी नॉट कॉस थीटा और क्योंकि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो जो बी नॉट कॉस थीटा वाला जो एलिमेंट आएगा, उस एलिमेंट की वजह से जब मैं फोर्स लिखूंगा तो वो कुछ ऐसे। और एक कंपोनेंट रहेगा क्या? बी नॉट साइन थीटा। बी नॉट साइन थीटा कुछ इस डायरेक्शन। अब जैसे यहाँ पर डीएल वेक्टर कुछ इधर, यहाँ डीएल वेक्टर कुछ ऐसा, यहाँ डीएल वेक्टर कुछ ऐसा, यहाँ डीएल वेक्टर कुछ ऐसा, यहाँ डीएल वेक्टर कुछ ऐसा। तो अब देखो, इस डीएल वेक्टर क्रॉस बी नॉट साइन थीटा अगर अपन करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? इस एलिमेंट पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है? क्या फोर्स की डायरेक्शन ऐसा रेडियली आउटवर्ड आ जाएगी क्या? करो देखो, डीएल क्रॉस बी, हाँ सर। यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? डीएल क्रॉस बी करेंगे तो फिर से बाहर की तरफ, है ना, आउट आउट प्लेन के बाहर की तरफ। हर जगह पर फोर्स की डायरेक्शन जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। और हर जगह डीएल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री भी है, तो डीएफ को हम कितना लिख पाएंगे बच्चों? डीएफ को हम सिंपली लिख देते हैं आई डीएल इंटू बी नॉट साइन थीटा। और टोटल फोर्स अगर लिखना है तो उसको सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कर सकते हैं, तो आ जाएगा आई बी नॉट साइन थीटा इंटू इंटीग्रेशन डीएल। इंटीग्रेशन डीएल विल बी द सरकमफेरेंस, है ना। ध्यान दो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर एंड इंटीग्रेशन डीएल। इस केस में इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर तो जीरो है, इंटीग्रेशन डीएल इज नॉट जीरो, इट इज 2 पाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डीएल की क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 पाई ए। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटे? लेट अस गो बैक टू द प्रीवियस पेज। ये d है, ये a है, हाइपोटेनियस हो जाएगी इस ट्राइंगल में रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई
तो 2 पाई आई ए स्क्वायर पी नॉट, 2 पाई आई ए स्क्वायर पी नॉट अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये फोर्स आई कैप डायरेक्शन में आ जाएगा। है ना, फोर्स किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। ऑब्जर्वर भी बाहर से ही देख रहा था हमारा। देखो कहाँ था ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर लिया था मैंने, तो इसको लग रहा है कि बाहर आते हुए है, इसकी तरफ आते हुए फोर्स। क्या ये समझ में आया बेटा, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? आई होप दिस इज क्लियर। हाँ सर। तो जैसे फोर्स की बात हुई, तो इसमें एक और क्वेश्चन इस तरह का है। इसमें एसएचएम को मिला करके भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन शायद तुमने पहले देखा हो या ना देखा हो, मुझे क्या है, हमारे पास दो वायर्स हैं और उनमें से दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं। या हम ऐसे लें कि ऐसा, कुछ ऐसा, एक तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से I1, और ये वायर फिक्स्ड, दिस वायर इज फिक्स्ड। और एक कोई वायर का सेगमेंट है जिसकी लेंथ है L, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। ठीक है, और इस L लेंथ के वायर का मास है M, और H0 जो है, H0 इज इक्विलिब्रियम हाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब ये सेगमेंट L लेंथ का सेगमेंट जो है वो H0 हाइट पे होता है तो इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है, एक तो है फाइंड H0, also find the time period of small oscillations of the small wire in vertical plane। अब देखो बेटे, वो जो स्मॉल वायर को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जो ये फिक्स्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है,
ये उसको रिपेल कर रहा होगा ना, रिपेल कर रहा होगा या अट्रैक्ट कर रहा होगा? रिपेल करेगा सर। रिपेल करेगा क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, अभी हमने डिस्कस किया। तो मैग्नेटिक फोर्स तो ऊपर लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। इक्विलिब्रियम के लिए हम मैग्नेटिक फोर्स को mg के बराबर कर देते हैं एट इक्विलिब्रियम। अब मैग्नेटिक फोर्स को कैसे लिखें, किस पे लिख रहे हो मैग्नेटिक फोर्स? इस I2 वाले वायर पे। तो इसका करंट I2, इसकी लेंथ L मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लिखना पड़ेगा, I2 के लिए एक्सटर्नल I1 हो गया, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। डी को हम H नॉट लिखते हैं, बेसिकली डी को लिखते हैं कितना बेटे, H नॉट, दैट इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से सिंपली आपके पास H नॉट की क्या वैल्यू आ जाएगी, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू H नॉट इंटू mg। ठीक है बेटे। अब देखो ये ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है। इस वायर को जैसे ही आप नीचे डिस्प्लेस करोगे थोड़ा सा, तो क्या होगा, रिपल्शन mg तो उतना ही लग रहा होगा, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स का रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का रिपल्शन बढ़ जाएगा तो नेट फोर्स ऊपर लगने लग जाए, तो नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स ऊपर लगने लग जाए। और इसको यदि ऊपर डिस्प्लेस कर दिया तो नेट फोर्स इस पर क्या होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा तो नेट फोर्स अब नीचे की नीचे तरफ लगने लगेगा। लगेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पोजीशन है ये है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन, है ना। इसके आसपास फोर्स रिस्टोरिंग टाइप का लग तो रहा, तो हम लिख दें नेट फोर्स, लिख दें कैसा लग रहा है। ठीक है, मान लो इसको x डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स को मैं मैग्नेटिक फोर्स माइनस mg ऐसा लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई H नॉट प्लस x, उसमें से mg को सब्ट्रैक्ट करो। अब ध्यान दो बेटे, इसको क्या करें हम, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें से H नॉट कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई H नॉट इंटू 1 प्लस x बाई L माइनस mg। अच्छा ध्यान दो, फ्रॉम दिस इक्वेशन ये जो म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई H नॉट है, इसको mg के बराबर लिख सकता हूं। तो ये जो एक्सप्रेशन है इतना, कैन आई राइट इट एज इक्वल टू mg, तो ये हो जाएगा mg सर वो और नीचे 1 + x/h0 आएगा ना।
तो mg यहां से कॉमन आ गया, 1 प्लस एक्स बाई एच नॉट की पावर -1 -1 ऐसा। और x को स्मॉल ऑसिलेशंस दिया गया है ना, ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशंस। तो यहाँ पर मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा दूं इसमें, तो ये हो जाएगा mg 1 माइनस एक्स बाई एच नॉट -1। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -mg(x0/h। तो नेट फोर्स कितना आ गया बेटे, -mg(x/) तो नेट फोर्स -kx जैसा आ गया। तो ये जो क्वांटिटी है k की वैल्यू हो जाएगी mg/h। तो टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं बेटे, 2π√m/k, दैट इज 2π√m डिवाइडेड बाय mg/h। ये ऐसा है, ठीक है। फिर h0 की वैल्यू तो हम पुट कर ही सकते हैं बाद में, है ना। वो h0 की वैल्यू पुट कर दो, हमने क्या निकाला था, h0 हमारे पास आ गया था μ0I1I2L/2π μ0I1I2L/2π। यस, ये बात समझ में आती है भाई सबको। हाँ सर। ठीक है, तो आज हमने ये फोर्स के बारे में पढ़ा है। कल हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे क्या, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये मैं पीडीएफ जो है वो तुम्हारा शेयर कर देता हूँ, तुमको मिल जाएगा ग्रुप पे। और सर हाँ बेटे बोलो। सर इसका शीट का डिस्कशन कैसे करेंगे? शीट का डिस्कशन हम कर लिया करेंगे क्लास चालू होने के पहले। हम मतलब क्लास चालू शुरू में 10 मिनट शीट डिस्कस कर लेंगे बेटे, 10-15 मिनट। तो सर एक नेक्स्ट क्लास के लिए डिसाइड करके दे दीजिए ना कि मतलब कितना होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं तुम्हें देता हूँ, लेट मी ओपन। अच्छा, तो ये जो तुम्हारा इसमें आप कर सकते हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन सी तक करना है सर। हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है,
हमने देखो वैसे अगर कंप्लीशन करने की बात है ना, तो हमने सेक्शन डी भी कर लिया है, सेक्शन ई भी कर लिया है, सेक्शन एफ भी कर लिया है। जो तुम्हारा देखो बेटा इसमें दो पार्ट है, सेक्शन ई तक क्या है, सेक्शन ई में सोलेनॉइड है ना, तो हाँ सर। वो उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई जो सेक्शन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन है, और जो एफ सेक्शन के आगे फोर्स कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद आपको क्या है, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो एफ सेक्शन में है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, जी सेक्शन में फिर से है वो हेलिक वाले क्वेश्चन, हेलिकल क्वेश्चन। सेक्शन एच में है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन। सेक्शन आई में है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो हमने जो अभी तक कंप्लीट किया है ना बेटे, वो सेक्शन आई तक किया है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके दूं या पूरा पूरे कर लेना चाहते हो तुम लोग? भाई एक तो ये है कि इन सारे सेक्शंस में से मैं कुछ कुछ सेक्शन सेलेक्ट कर, वैसे बेटर ये रहेगा कि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन तुम पूरा कर लो, अभी तो टाइम है तुम्हारे पास। हाँ सर करते हैं, अभी क्लास भी फ्राइडे को है नेक्स्ट हमारी सर। हाँ 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 हाँ, तो कितने सेक्शन कर पाओगे तुम इसमें से? सर आई तक करते हैं लेकिन पार्ट 1 ही करते हैं पूरा। ठीक है चलो, पार्ट सेक्शन 1 आई, का आई सेक्शन आई तक, ए से आई तक, ठीक है सर। ए से आई तक, ये आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे है ना। कि नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है बेटे, थैंक यू। ओके। सर वो जो लेक्चर्स आपने रिकॉर्ड किया था ना, वो एडीएस सर को प्लीज सेंड कर दीजिए। ठीक है ठीक है, वो अपने आप सेव हो रहा है ना, वो भी सेव इट ऑन क्लाउड, तो वहां से सर ले लेंगे। मैं उनको मैसेज भेज दूंगा कि आप ले लो उसके। ओके सर।